हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और बेहतर होंगे। तो मैं विजय प्रकाश आप सभी का आइकॉनिक बोर्ड एग्जाम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो बच्चे, जैसा कि हम प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन को पढ़ रहे हैं और आज के लेक्चर में हम बच्चों रेखीय आवर्धन को पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, इस चैप्टर का ये आज हमारे पास 8वां लेक्चर है। बाकी के हम 7 लेक्चर को पूरी तरह से कंप्लीट करा चुके हैं। अगर अभी तक आप उन लेक्चर्स को नहीं देखे हो तो उनकी हमने एक प्लेलिस्ट बना रखा है, वहां पर आप जाकर सभी लेक्चर को सीक्वेंस में देख सकते हो। तो बच्चों, ये रेखीय आवर्धन हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर या 6 नंबर के आंकिक प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो बच्चों, अगर आप चाहते हो कि वो 4 नंबर और 6 नंबर के आंकिक प्रश्न आपसे गलत ना हो, बिल्कुल आप सही करके आओ, तो ये आज का लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो लेक्चर को शुरू से अंत तक देखिएगा, हम एक एक चीजों को बहुत बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए बच्चों, करते हैं क्लास की शुरुआत। और आज के हमारे इस प्यारी सी क्लास की शुरुआत होगी बच्चों एक ऐसे टॉपिक से जिसका नाम है समरूप त्रिभुज। कुछ बच्चों के मन में डाउट होगा कि सर तो रेखीय आवर्धन पढ़ाने वाले थे, ये समरूप त्रिभुज कहां से आ गया? तो बच्चे, समरूप त्रिभुज एक ऐसा टॉपिक है जिसकी हमें रेखीय आवर्धन में जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए बच्चों हम थोड़ा सा समझेंगे कि समरूप त्रिभुज होता क्या है और समरूप त्रिभुज की शर्तें क्या होती हैं। बच्चों, ये मैथ में एक चैप्टर है जिसका नाम है समरूप त्रिभुज, अध्याय 6। तो उसको वहां पर हम डिटेल में पढ़ेंगे। बस यहाँ पर आपको समझना है कि समरूप त्रिभुज होते क्या है और उनकी शर्तें क्या होती हैं, जितना हमको जरूरत है इस टॉपिक में। ठीक बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, ऐसे दो त्रिभुज ऐसे दो त्रिभुज जिनका आकार एक समान हो, जिनका आकार क्या हो? एक समान, परंतु उनकी साइज समान हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो ऐसे त्रिभुजों को बोलते क्या है? समरूप त्रिभुज। अभी हम आपको इमेज के माध्यम से समझाएंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां पर लिखते हैं ऐसा त्रिभुज, ऐसे दो त्रिभुज। बच्चों, ये सिंबल किसका होता है? त्रिभुज का। ऐसे दो त्रिभुज जिनका आकार एक समान, परंतु अमाप, साइज को बच्चों अमाप कहते हैं, परंतु अमाप समान हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ऐसे त्रिभुज को ऐसे त्रिभुज को समरूप। बच्चों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समरूप का ये सिंबल होता है, ये सिंबल किसका होता है? समरूप का। समरूप त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, ये सिंबल बच्चों किसका है? समरूप का। ये बात आप ध्यान दीजिएगा, तो उनको हम बोलेंगे क्या? समरूप त्रिभुज। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जैसे हमारे पास एक त्रिभुज ये है और एक हमारे पास ये दूसरा त्रिभुज है। ये दो त्रिभुज है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। इस त्रिभुज को हम बोल देते हैं, नाम दे देते हैं ए बी सी, और इसको हम बोल देते हैं पी क्यू आर। बच्चों, ये दोनों त्रिभुज जो हमने लिया, हम इसको मान लेते हैं कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज। तो ये हमारे पास कैसा त्रिभुज है? समबाहु। समबाहु त्रिभुज। ठीक, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर। तो अगर तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो बच्चों उनके आंतरिक तीनों कोण भी क्या होंगे? बराबर। तो तीनों कोण कितने कितने डिग्री के होते हैं? आप बोलोगे 60-60 डिग्री के। तो ये हमारे पास तीनों कोण आपस में क्या है? बराबर। अब बच्चों ध्यान दीजिए, ये त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर दोनों का आकार तो एक समान है,
परंतु इनकी अमाप, अमाप का मतलब साइज, क्या साइज एक जैसी है? आप बताओ, ए बी क्या आरपी के बराबर है? क्या आपका बीसी क्या पीक्यू के बराबर है? क्या आपका एसी आरक्यू के बराबर है? तो आपका जवाब होगा नहीं। ये आपस में बराबर भी हो सकते हैं और बराबर नहीं भी हो सकते, पर आपको ध्यान ये देना है कि इन दोनों त्रिभुजों को अगर हम समरूप बोलेंगे तो समरूप में इन दोनों त्रिभुजों के आंतरिक सभी कोण आपस में क्या होंगे बच्चे? बराबर होंगे। तो यहां पे आपको इनके सभी आंतरिक कोण बराबर दिख रहे हैं, पर इनकी अमाप बराबर नहीं है, तो इनको हम बोलेंगे क्या बच्चों? समरूप त्रिभुज। क्या बोलेंगे? समरूप। तो आप यहां पर लिख सकते हो, ध्यान दीजिएगा, आप यहां पर लिख सकते हो कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है। ये सिंबल किसका है? समरूप। त्रिभुज किसके बच्चों? पी क्यू आर के। तो ये बातें आप हमेशा के लिए याद रखोगे कि ये दोनों त्रिभुज हमारे पास कैसे हैं? समरूप। थोड़ा सा अगर हम और एग्जांपल ले बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे एक त्रिभुज हम आपके पास ये बना दिए और एक दूसरा त्रिभुज हम आपके पास ये ले लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, इन दोनों त्रिभुज में इस कोण को हम बोल देते हैं 120 डिग्री है। इसको हम क्या बोल देते हैं बच्चों? ये हमारे पास जो कोण है इसको हम बोल देते हैं 120 डिग्री। इस वाले कोण को हम बोल देते हैं 40 डिग्री। कितना बोल देते हैं? 40। और इस वाले कोण को हम कितना बोल देते हैं? 20 डिग्री। यहां पर ये जो कोण है इसको हम बोल देते हैं 60, इसको हम बोल देते हैं 80 और इसको हम बोल देते हैं कितना बच्चों? 40। अब ध्यान दीजिए, क्या इन दोनों त्रिभुजों के आपको सभी कोण बराबर दिखाई पड़ रहे हैं? तो आपका जवाब होगा नहीं। अगर कोण बराबर नहीं है तो इसका मतलब दोनों का आकार क्या है? अलग अलग है। अगर आकार अलग अलग हो गया तो क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप हो सकते हैं? तो आपका जवाब होगा नहीं। तो बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, ये दोनों त्रिभुज हमारे पास समरूप नहीं है। तो समरूप कब कहेंगे? जब उनके सभी आंतरिक कोण बराबर हो और वहां पर उनकी जो भुजाएं हैं, बच्चों ध्यान देना, इनको क्या बोलेंगे? भुजाएं। भुजाएं आपस में बराबर हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। बात समझ में आई? तो शेप यानी साइज, इतनी बात आपको ध्यान देनी है, साइज। तो यहां पर बच्चों अब थोड़ा सा आपको एक बात और यहां पे ध्यान देना है। ध्यान यहां पर देना है कि इसकी शर्त क्या होती है। हम इसकी शर्त की बात करें कि अगर दो त्रिभुज समरूप होंगे तो इनकी कुछ ना कुछ तो कंडीशन होगी भाई। तो इनकी बच्चों ध्यान देना, शर्त ये होती है कि दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर। संगत भुजा का मतलब ए बी का संगत कौन होगा? आरपी। बीसी का संगत कौन होगा? पी क्यू। एसी का संगत कौन होगा? आर क्यू। ये बात आपको ध्यान देना है बच्चों। ए बी का संगत आपका, ए बी का संगत आपका पी क्यू नहीं होगा। ए बी का संगत आपका पी क्यू नहीं होगा। एसी का संगत आपका पी क्यू नहीं होगा, पर ए बी का संगत आपके पास क्या होगा? पी क्यू। ये बात आप ध्यान देना। तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर होता है। कंडीशन यही होती है कि संगत भुजाओं का अनुपात संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। संगत भुजा का मतलब है बच्चों, ए बी का संगत कौन हो जाएगा? आरपी। मेरी बात को ध्यान देना, ए बी का संगत कौन? आरपी। तो यहां पे लिखोगे ए बी अपान का क्या बच्चों? आरपी। ये बराबर होगा। बीसी का संगत कौन? पी क्यू। तो यहां पे लिखोगे बीसी का संगत कौन है? पी क्यू। तो बीसी अपान का पी क्यू। एसी का संगत कौन है? आर क्यू। तो यहां पे लिखोगे एसी अपान का क्या बच्चों? आर क्यू। आई होप कि आपको ये बातें बिल्कुल क्लियर हुई होंगी। ठीक है बच्चों, तो यहां पर इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? आपस में बराबर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप याद रखिएगा। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी टॉपिक की हमें क्या पड़ेगी भाई? जरूरत पड़ने वाली है कि अगर दो त्रिभुज समरूप होंगे तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर। अगर समरूप नहीं होंगे तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं होगा। समरूप कब होंगे? जब उनके आंतरिक सभी कोण आपस में क्या हो जाए? बराबर। तो यहां पर आपको कोण सभी बराबर दिखाई पड़ रहे हैं। अगर कोण बराबर तो उनका आकार क्या हो जाएगा? एक समान। आई होप कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से बच्चों क्या हुआ होगा? क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, और जिसका नाम बच्चों क्या है? रेखीय आवर्धन है। ठीक है, तो रेखीय आवर्धन को पढ़ने से पहले हमारे पास ये एक अवतल दर्पण है। दर्पण कैसा है बच्चों? अवतल। अब इस अवतल दर्पण में हम एक बनाएंगे क्या? किसी वस्तु का प्रतिबिंब। अब आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, हम एक वस्तु ले लेते हैं
वस्तु हमारे पास बच्चों यहां पर ये इसका मुख्य अक्ष है, ध्यान दीजिएगा। ये इसका क्या है बच्चों, ध्रुव है, जिसे हम पी से दिखा देते हैं। ये इसका मुख्य फोकस एफ है और ये इसका वक्रता केंद्र क्या है, सी है। ठीक है, अब यहां पर हमने एक वस्तु ले लिया, क्या ले लिया भाई, वस्तु। वस्तु को हमने कहां रख दिया, वक्रता केंद्र से दूर। वक्रता केंद्र से कहां रख दिए भाई, दूर। और वस्तु हमारे पास बच्चों क्या है, वस्तु को हम बोल देते हैं ए बी। ए बी हमारे पास एक वस्तु है। अब इस वस्तु का हमको बनाना क्या है भाई, प्रतिबिंब बनाना है। तो अगर प्रतिबिंब बनाना है तो मैंने प्रतिबिंब बनाने के नियम आपको बताए हैं। उन्हीं 3 नियमों से कोई सा भी आप 2 नियम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर बच्चों मैंने एक प्रकाश की किरण को कहाँ भेजा, मुख्य अक्ष के समांतर। और ये प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तित होकर कहां से चली जाएगी, आप बोलोगे मुख्य फोकस से होकर जाएगी। तो ये हमारे पास आपतित किरण और ये हमारे पास परावर्तित किरण। आई होप कितनी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो चलो बच्चों, अब दूसरी प्रकाश की किरण को हम क्या करते हैं, इस वक्रता केंद्र से भेज देते हैं। कहां से भेजते हैं, वक्रता केंद्र से। तो जब वक्रता केंद्र से आप भेजोगे तो जिस मार्ग पर यह प्रकाश की किरण गई है उसी मार्ग पर जाएगी और टकरा के उसी मार्ग पर क्या हो जाएगी, पुनः वापस हो जाएगी। तो यही आपतित किरण है और इसी मार्ग पर यह परावर्तित किरण क्या हो गई, टकरा कर वापस हो गई। अब बताओ ये दोनों परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर काट रही हैं वहीं पर इसका बच्चों बन क्या जाएगा, आप बोलोगे प्रतिबिंब बन जाएगा सर। इसका प्रतिबिंब बच्चों कहां पे बनेगा, आपका जवाब होगा ये यहां। अरे भाई, तो ये हमारे पास बच्चों क्या हो गया, प्रतिबिंब हो गया। आई होप कितनी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो प्रतिबिंब बोल देते हैं ये ए डैश है और ये हमारे पास क्या है बच्चों, बी डैश है। ठीक, अब थोड़ा सा बच्चों आपको ध्यान ये देना है कि अगर हमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है तो कम से कम 2 परावर्तित किरणों की जरूरत पड़ती है। ज्यादा से ज्यादा 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, आपकी इच्छा, आप कितनी भी किरणों को ले सकते हो, पर कम से कम हमें 2 परावर्तित किरणों की जरूरत होती है। अब बच्चों ध्यान देना, इस ए बी वस्तु से जितनी भी प्रकाश की किरणें जाएंगी निकलकर दर्पण से टकराएंगी, सभी परावर्तित किरणें कहां पे आकर प्रतिच्छेद करेंगी, बी डैश पर। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वस्तु हमारे पास स्थित है, इस वस्तु का इमेज बनेगा कहां, इसी ए डैश बी डैश पर ही तो बनेगा। बी डैश एक ऐसा पॉइंट है जहां पे ये परावर्तित किरणें क्या कर रही हैं, काट रही हैं। तो इस वस्तु से चाहे जितनी आप प्रकाश की किरण को भेजो इस दर्पण पे, वो सभी टकराने के पश्चात कहां पर प्रतिच्छेद करेंगी, बी डैश पर। क्योंकि भैया ए बी का प्रतिबिंब बनेगा कहां पर, इसी बी डैश पर, यानी ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बनने वाला है। तो अगर हम आपसे कहें कि एक प्रकाश किरण हम ले लेते हैं और प्रकाश किरण हमारे पास, वो प्रकाश की किरण कहां जाती है, दर्पण के ध्रुव पर। और अगर ये ध्रुव पे गई तो ये टकराने के पश्चात बच्चों ये कहां से जाएगी, आपका जवाब होगा बी डैश से। क्योंकि ये हमारे पास एक कैसी किरण है, आपतित, और ये दर्पण से टकरा के परावर्तित हो गई तो कहां से जाएगी, बी डैश से। आप कोई सी भी कहीं पर भी किरण डालोगे वो टकरा के कहां से जाएगी, बी डैश से ही जाने वाली है। आई होप कितनी बातें आपको बिल्कुल क्लियर हुई होंगी। तो बच्चों इस थोड़ा सा इसको हम क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि इस स्लाइड की हमको आगे भी क्या होगी, जरूरत पड़ेगी। तो बच्चों अब ध्यान देना, अब हमको जानना है कि रेखीय आवर्धन होता क्या है। तो अच्छे से आपको सुनना है, किसी वस्तु का दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का जो अनुपात होता है उसी को बोलते हैं क्या है, रेखीय आवर्धन। ध्यान देना, वस्तु क्या है ए बी, इसका प्रतिबिंब क्या बना, ए डैश बी डैश। तो ए डैश बी डैश, बच्चों ध्यान देना, ए डैश बी डैश का जो लंबाई है और ए बी की जो लंबाई है, दोनों का जो अनुपात होगा उसी को बोलेंगे क्या, रेखीय आवर्धन। ए डैश बी डैश की लंबाई और ए बी की लंबाई का जो अनुपात होगा उसी को बोलेंगे क्या, रेखीय आवर्धन। तो इसको हम यहां पर लिखते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से। किसी वस्तु का, किसी वस्तु का दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई व
वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन। बच्चों इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसे एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, चलो बच्चों अब ध्यान देना। तो यहां पे लिखेंगे रेखीय आवर्धन बराबर रेखीय आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटे में वस्तु की लंबाई। तो प्रतिबिंब की लंबाई को बच्चों हम यहां पे ध्यान देना, प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी? ए डैश बी डैश। तो यहां पर आप लिखोगे क्या? ए डैश बी डैश। वस्तु की लंबाई क्या होगी? ए बी। ए बी क्या होगी बच्चों? ए बी। तो ये हमारे पास क्या हो गई? ए बी। तो ए डैश बी डैश अपान का ए बी। तो प्रतिबिंब की लंबाई को बच्चों हम आई से प्रदर्शित करेंगे। किससे? आई से। तो ए डैश बी डैश हमारे पास क्या हो जाएगा? आई। तो इसको हम बोलेंगे क्या? आई। और वस्तु की लंबाई ए बी को क्या बोलते हैं बच्चों? ओ से प्रदर्शित करते हैं। तो यहां पर आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि ये हमारे पास ए डैश बी डैश अपान का ए बी बराबर हो जाएगा आई अपान किसके? ओ के। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है भाई। तो यहां से हमारे पास बच्चों निकल कर आया, क्या निकल कर आया? रेखीय आवर्धन को यम से दिखाएंगे, एम बराबर हो गया आई अपान का क्या बच्चों? ओ। तो ये आप सूत्र हमेशा के लिए आप याद रखोगे, यम बराबर आई अपान का ओ। आई होप कितनी बातें आपको बिल्कुल क्लियर हुई होंगी। अब बच्चों थोड़ा सा यहां पर आपको ध्यान देना है छोटी छोटी बातों का, कि यहां पर मैंने प्रतिबिंब की लंबाई को किससे दिखाया? आई से। तो यहां पर इस चीज को लिखते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई बराबर क्या है? आई। ठीक है। अब ध्यान देना भैया, ये प्रतिबिंब की लंबाई क्या हो गई? आई। वस्तु आपके पास यहां पर क्या है? ए बी। ए बी। ए बी की लंबाई को क्या बोलेंगे? ओ। हमने आपको यहां पर दिखाया है। तो यहां पर लिखोगे वस्तु की लंबाई आपके पास क्या होगी? ओ होगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब बच्चों यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना है, इस दर्पण के ध्रुव से जितनी दूरी पे वस्तु ए बी रखी है, इसे हम बोलेंगे क्या? वस्तु की दूरी। ए से लेकर पी तक, एपी एपी आपके एपी आपकी कहलाएगी क्या? वस्तु की दूरी। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी को किससे दिखाएंगे बच्चों? यू से। प्रतिबिंब आपका इस ध्रुव से जितनी दूरी पर बन रहा है उसको हम किससे दिखाएंगे? वी से दिखाएंगे। तो यहां पे लिखिएगा प्रतिबिंब की दूरी हमारे पास क्या हो जाएगी? वी हो जाएगी। ठीक है। थोड़ा सा बच्चों आपको ध्यान यहां पर ये देना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ए डैश बी डैश हमारे पास प्रतिबिंब की लंबाई है, ए डैश बी डैश। ठीक। ए बी क्या है भाई? वस्तु की लंबाई है। ए बी हमारे पास क्या है? वस्तु की लंबाई। ए से लेकर पी तक की दूरी वस्तु की दूरी है, इसको हम बोलेंगे क्या? एपी। ए डैश से लेकर पी तक की दूरी प्रतिबिंब की दूरी है, ए डैश पी। आई होप कितनी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब अगर इसी को हम चिन्ह परिपाटी के अनुसार लें तो बच्चों ध्यान देना, मुख्य अक्ष के ऊपर की सभी दूरियां धनात्मक, मुख्य अक्ष के नीचे की सभी दूरियां ऋणात्मक, दर्पण के बाईं तरफ की सभी दूरियां ऋणात्मक और दर्पण के दाईं तरफ की सभी दूरियां क्या होती हैं? धनात्मक।
तो मुख्य अक्ष के ऊपर धनात्मक। तो बच्चों ध्यान देना, यहां पे प्रतिबिंब है आई, प्रतिबिंब कहां बन रहा है, मुख्य अक्ष के नीचे, तो यानी आई आपके पास जो होगा माइनस में होगा। तो अगर इसको चिन्ह परिपाटी के अनुसार लेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का आई, क्योंकि प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है, नीचे की सभी दूरियां ऋणात्मक लेंगे, अगर मुख्य अक्ष के ऊपर यही प्रतिबिंब होता तो इसको क्या लेते, पॉजिटिव। चलो ए बी क्या है, ओ यानी वस्तु, वस्तु हमारे कहां होती है, मुख्य अक्ष के ऊपर, और मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियां क्या लेंगे, पॉजिटिव। तो यानी ए बी ही हमारे पास क्या है, ओ, तो ओ का मान क्या लेंगे, पॉजिटिव। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस का ओ हो जाएगा। आई बात समझ में बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अब वस्तु हमारे पास कहां है, बाईं तरफ दर्पण की, तो बाईं ओर की सभी दूरियां क्या होंगी, निगेटिव। तो यानी u का मान ये AP है, और AP हमारे पास माइनस का क्या हो जाएगा, u। प्रतिबिंब भी हमारा बाईं तरफ बन रहा है, यानी हमारे पास v का भी मान क्या हो जाएगा बच्चों, निगेटिव हो जाएगा। आई होप कितनी बातें आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। ठीक, अब बच्चों थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये जो रेखीय आवर्धन है यम, क्या इसका कोई मात्रक होता है, तो बच्चों इसका कोई मात्रक नहीं होता, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आई भी एक लंबाई है, ओ भी आपके पास क्या है, एक लंबाई। अगर आई का मात्रक मीटर में होगा तो ओ का भी मात्रक मीटर में होगा, तो मीटर से मीटर कट जाएगा, ऊपर नीचे है। अगर आई सेंटीमीटर में होगा तो ओ भी आपका सेंटीमीटर में होगा, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा। तो यानी जो आपके पास मात्रक होंगे वो कट जाएंगे आपस में, और जब कट जाएंगे तो क्या इसका कोई मात्रक होगा, तो नहीं होगा। तो यहां पर आप इस बात को लिख लीजिएगा बच्चों, इसका इसका कोई मात्रक नहीं होता। किसका कोई मात्रक नहीं होता बच्चों, आवर्धन का। ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है, तो इसका कोई मात्रक नहीं होता। तो आई होप कि यहां तक आपको सभी बातें बिल्कुल क्लियर हुई होंगी। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए बच्चे हम आपके सामने एक रिलेशन निकालने वाले हैं। वो संबंध किसमें होगा, आई, ओ, यू और वी, इन चारों में हम एक रिलेशन निकालेंगे, और वही रिलेशन हमारे पास आवर्धन का क्या होगा, फाइनली सूत्र बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक बच्चों, तो संबंध किसमें निकालना है, आई, ओ, यू, वी में क्या संबंध होता है। ठीक बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। तो अब यहां पर बच्चों ध्यान आपको यहां पर ये देना है, ये हमारे पास अगली स्लाइड है। चलो, तो बच्चों यहां पर आपको चलो बच्चों, अब यहां पर आप ध्यान दीजिए, यहां पर हम आपको कुछ बातें बता रहे हैं, उन बातों को आप गौर करिएगा। यहां पर बच्चों देखो एक त्रिभुज बन रहा है, ए, बी और पी। ध्यान देना बच्चों, आपको यहां पर बहुत जरूरी है ध्यान देना। अगर इस टॉपिक को बहुत अच्छे से फील लेना चाहते हो तो जो बातें बताने चल रहे हैं आप उसको ध्यान दीजिएगा। त्रिभुज ए बी पी, अगर हम इसको यहाँ पे इंडिकेट करके दिखाएं तो ए बी पी, ये आपके पास ये त्रिभुज, ध्यान दीजिए इस त्रिभुज को, ए बी पी दिखाई पड़ा। ठीक, चलो अब यहां पर दूसरा त्रिभुज दिखाते हैं आपको, ए डैश बी डैश और पी, ए डैश बी डैश और ये आपके पास पी, ये दूसरा त्रिभुज आपको दिखाई पड़ा, ध्यान दीजिएगा। अब इन्हीं दोनों त्रिभुजों को लेंगे और इसमें हम कुछ चीजों को देखेंगे। तो यहां पर सबसे पहले लिखते हैं बच्चों, त्रिभुज 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 ए बी पी में, त्रिभुज ए बी पी, वाह, कौन सा त्रिभुज, ए डैश बी डैश पी में, वाह, त्रिभुज ए डैश बी डैश पी में। अब इन्हीं दोनों त्रिभुजों पर क्या करना है, विचार। विचार क्या करना है बच्चों, ध्यान दीजिए। अब आप हमें ये बात बताइए, यहां पर ये जो कोण बन रहा है, ये कोण, ये बी ए पी, कोण बी ए पी, ये वाला कोण कितना डिग्री का है, 90 डिग्री। आप बोलोगे कितना है, 90 डिग्री, क्योंकि मुख्य अक्ष के लंबवत वस्तु रखी है। और यहां पर देखो कोण पी ए डैश बी डैश, यानी त्रिभुज पी ए डैश बी डैश में देखो ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण कितना दिखाई पड़ रहा है, 90 डिग्री। तो कोण बी ए
पी ऊपर वाले त्रिभुज में और नीचे वाले त्रिभुज में कोण बी डैश ए डैश पी दोनों दिखाई पड़ रहे हैं। दोनों कोण कितने डिग्री के होंगे? 90 डिग्री के। कितने होंगे भाई? 90 डिग्री का। तो ये बात आप ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे आप लिखेंगे कोण कौन सा? बी ए पी। कोण बी ए पी बराबर हो जाएगा किसके? बी डैश ए डैश पी के। तो यहां पे कोण बी डैश ए डैश पी के। अब ये बराबर क्या होगा? समकोण होगा, क्योंकि 90 डिग्री है ना भाई, तो समकोण को क्या बोलते हैं? 90 डिग्री समकोण है। ठीक है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। एक कोण बराबर हो गया। अब जो थोड़ा सा आपको यहां पर ध्यान ये देना है कि हमारे पास एक कोण बन रहा है त्रिभुज ए बी पी में और ए डैश बी डैश पी में। ध्यान देना, यहां पर ये कोण आप गौर करिएगा, ये वाला कोण, ये वाला कोण है कोण बी पी ए, बी पी ए, यानी ये वाला कोण। और नीचे वाले त्रिभुज में देखिए बी डैश पी ए डैश, यानी ये वाला कोण। ये दो कोण दिखाई पड़ रहे हैं, ऊपर वाले त्रिभुज में भी ये कोण और नीचे वाले त्रिभुज में ये कोण। बच्चों ध्यान देना, ये हमारे पास कौन सी किरण थी? आपतित किरण। और ये कौन सी किरण है आपके पास? परावर्तित किरण। जो डॉट 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 आपको दिखाई पड़ रही है ये आपतित किरण है और ये कौन सी किरण है? परावर्तित। अब ध्यान देना, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, और ये आपका कौन सा बिंदु होगा? पी। पी आपका कौन सा बिंदु होगा? आप बोलोगे आपतन बिंदु। तो अगर इस आपतन बिंदु पर हम अभिलंब खींचेंगे तो ये अभिलंब कहां से पास करेगा? वक्रता केंद्र से। तो यानी जो एफसी आपको दिखाई पड़ रहा है, एसी यानी ये पीसी जो आपको दिखाई पड़ रहा है, पीसी, पीसी आपका एक अभिलंब का काम करेगा। किसका बच्चों? अभिलंब। यानी ये जो पीसी आपका मुख्य अक्ष है, इस आपतित और ये परावर्तित किरण के लिए इस आपतन बिंदु पर पी पर क्या खींचा गया है? अभिलंब। तो ध्यान दीजिएगा, ये पीसी अभिलंब हो जाएगा, ये आपके पास बीपी, बीपी आपतित किरण हो जाएगी, और पी बी डैश आपके पास कौन सी किरण हो जाएगी? परावर्तित किरण। तो यहां पर ये आपतन बिंदु पर ये अभिलंब खींचोगे तो ये आपका बनेगा कौन सा कोण? आपतन कोण। और ये आपका कौन सा कोण होगा? परावर्तन। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपतन कोण और ये आपका कौन सा कोण? परावर्तन। तो आपने परावर्तन के नियम में देखा है कि आपतन कोण सदैव किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण के। तो यानी कोण बी पी ए, बी पी ए बराबर हो जाएगा यहां पर बी डैश पी ए डैश के। कहां से? परावर्तन के नियम से। तो यहां पर लिखते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, यहां पे लिखते हैं कोण बी पी ए, कोण बी पी ए बराबर हो जाएगा किसके? बी डैश पी ए डैश के। तो यहां पर बी डैश ए बी डैश पी ए डैश के कहां से बराबर होगा बच्चों? परावर्तन के नियम से। आई होप कितनी बातें आपको क्लियर हुई होंगी। तो हमने दो कोण बराबर कर दिए त्रिभुज ए बी पी और ए डैश बी डैश पी के। तो बच्चों ध्यान देना, अगर दो कोण किसी त्रिभुज के बराबर हो गए तो तीसरा कोण तो अपने आप बराबर हो जाएगा। अगर किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो गए हैं तो तीसरा कोण अपने आप क्या हो जाएगा बच्चों? बराबर हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे तब तब तो दो कोण आपने एक इसको बराबर कर दिया, एक इसको, एक इसको, एक इसको, तो कौन सा कोण बचा? बचा वाला कोण है ए बी पी। और इसमें कौन सा बचा बच्चों? ध्यान दीजिएगा, इसमें बचा ए डैश बी डैश पी। तो यहां पर लिखते हैं तब कोण ए बी पी, कोण ए बी पी बराबर हो गया किसके? ए डैश बी डैश पी के। कोण ए डैश बी डैश पी के। आई होप कितनी बातें समझ में आई होंगी। तो ध्यान देना, त्रिभुज ए बी पी ए डैश बी डैश पी के तीनों कोण आपस में क्या हो गए? बराबर। अगर तीनों कोण बराबर हो गए बच्चे तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समरूप। अभी हमने आपको लास्ट स्लाइड पे समरूप में ये चीजें बताई थी। तो यहां पर आप लिखिएगा अतः 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 अगर ये तीनों कंडीशन अप्लाई हो गई, तीनों चीजें बराबर हो गई हैं, तीनों कोण, तो अतः त्रिभुज ए बी पी समरूप का सिंबल ये होता है बच्चों, समरूप हो जाएगा। समरूप त्रिभुज किसके? ए डैश बी डैश पी के। तो जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए
तो समरूप में मैंने क्या बताया था शर्त कि उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, अब यहीं पर आपको समझना है। तो छोटे वाले त्रिभुज में बच्चों ध्यान देना, ए डैश बी डैश ये आपके पास लंब होगा, और बड़े वाले त्रिभुज में ए बी आपके पास क्या होगा, लंब। तो इसकी संगत भुजा ये हो गई, यानी ए डैश बी डैश का संगत कौन हो जाएगा, ए बी। तो आप यहां पे लिखोगे ए डैश बी डैश अपान में क्या बच्चों, ए बी, बराबर हो जाएगा। अब ध्यान देना, बड़े वाले त्रिभुज का आधार कौन है, एपी, और छोटे वाले त्रिभुज का आधार कौन है, ए डैश पी। ध्यान दीजिएगा, तो यहां पे ए डैश पी अपान में किसके हो जाएगा, एपी के। किसके बच्चों, एपी के। तो यहां पे आप लिखिएगा ए डैश पी अपान में किसके हो जाएगा, एपी के। यानी छोटे वाले त्रिभुज का आधार ए डैश पी है और बड़े वाले त्रिभुज का आधार एपी है। क्या है बच्चों, एपी। आई बातें समझ में। अब यहाँ पे तीसरी भुजा आपके पास क्या बची, तीसरी आपके पास छोटे वाले त्रिभुज में है बी डैश पी और बड़े वाले त्रिभुज में क्या है, बीपी है। तो आप लिखोगे यहाँ पे क्या, बी डैश पी, और बड़े वाले त्रिभुज में क्या है, बीपी। तो इनकी संगत भुजाओं को हमने लिख लिया, और ये जो संगत भुजाओं का जो अनुपात है बच्चों, ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये बातें आप ध्यान दोगे। आई होप कितनी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो इन दोनों त्रिभुजों को हमने समरूप दिखाया, और समरूप दिखा के उनकी संगत भुजाओं का हमने अनुपात क्या कर दिया, बराबर। अब बच्चों यहां पर ध्यान दो, ए डैश बी डैश, पिछली स्लाइड पर अगर थोड़ा सा हम चलें तो ध्यान दीजिएगा, पिछली स्लाइड पर बच्चों यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, ए डैश बी डैश माइनस का आई है, ए बी आपके पास कितना है, प्लस का ओ, ए पी कितना है, माइनस का यू, ए डैश पी आपके कितना है, माइनस का भी। अब इसको यहां पर हम क्या करते हैं बच्चों, पुट कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको हम यहां पर क्या करते हैं, लिख देते हैं। कहां गया भाई, ये यहां। चलो बच्चों ध्यान देना, तो ए डैश बी डैश हमारे पास क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश हमारे पास माइनस का आई हो जाएगा, माइनस का आई। ए बी हमारे पास क्या है, ए बी ओ है, ओ क्या था भाई, प्लस का ओ था। ठीक बच्चों, बराबर। ए डैश पी बच्चों ध्यान देना, ए डैश पी, ए डैश पी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, और माइनस का क्या होगी, वी। तो यहां पे लिखोगे माइनस का वी। ठीक है, ए से लेकर पी तक क्या है, वस्तु की दूरी, एपी हमारे पास यू होगा, और किसमें होगा, माइनस का यू। तो मैंने सभी वैल्यू को यहाँ पे क्या कर दिया, पुट कर दिया। इसकी हमें बच्चों कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान देना, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमने दो चीजें क्या कर लिया, बराबर, क्योंकि हमें रिलेशन किस में निकालना है, आई ओ वी यू में रिलेशन निकालना है। ठीक है, तो हमें इन्हीं चारों चीजों की जरूरत है, और इन चारों चीजों को हमने क्या कर लिया, बराबर। तो बच्चों ये माइनस से आपका माइनस क्या होगा, कट जाएगा। तो यहां से हमारे पास आएगा, तो माइनस का आई अपान का ओ बराबर, माइनस को आप उस तरफ भी भेज सकते हो, तो ये v अपान का क्या हो गया, u हो गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, i अपान का o बराबर माइनस का v अपान का क्या बच्चों, u। अब आप ये बताओ, i अपान का o होता क्या है, आप बोलोगे रेखीय आवर्धन होता है सर। तो i अपान क्या o को क्या हम यम के बराबर कर सकते हैं, तो आपका जवाब होगा हाँ। तो यम बराबर i अपान o बराबर माइनस v अपान u निकल कर आया, और यही बच्चों हमारे पास क्या होता है, रेखीय आवर्धन का सबसे इंपॉर्टेंट वाला फार्मूला। आप इसको याद रखोगे, ये बेहद आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो हमने यहां पे रिलेशन निकाल लिया आई ओ वी और यू में, और यम बराबर निकला आई अपान ओ बराबर माइनस वी अपान यू। आई होप कितनी बातों को आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखाया, और समरूप है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, और मैंने सारी वैल्यू को पुट कर दिया। यहां पे यम बराबर आई अपान ओ बराबर माइनस वी अपान क्या आ गया बच्चों, यू। यही रेखीय आवर्धन का क्या है सूत्र, आई ओ वी और यू में क्या है, ये एक रिलेशन है। ठीक, तो आई होप कितनी बातें आपको बिल्कुल क्लियर हुई होंगी। ठीक बच्चों, अब थोड़ा सा हम यहां पर बात करेंगे यम के लिए। किसके लिए बात करेंगे, यम के लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगली स्लाइड पर चलते हैं बच्चों, और अगली स्लाइड पर चलते हुए हम बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब अगर मैं यहां पे आपसे कहूं कि हमारे पास प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है बच्चों, वास्तविक। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, ये बच्चों जो रिजल्ट निकल कर हमारे पास ये आया है, ये रिजल्ट अवतल दर्पण के लिए भी है, उत्तल दर्पण के लिए भी है।
यम का जो फार्मूला आया है, यम बराबर आई अपान यू बराबर माइनस बी अपान यू, यही फार्मूला उत्तल दर्पण के लिए भी होता है, ये चीज ध्यान देना। तो जैसे यहाँ पे अवतल दर्पण लेकर मैंने ये प्रूफ किया, ऐसे ही आप उत्तल दर्पण लेकर प्रूफ कर सकते हो। प्रूविंग पर आपको ध्यान नहीं देना है ज्यादा, पर मैंने ये आपके नॉलेज के लिए ये सारी चीजें बताई, आपको इस रिजल्ट पर ध्यान देना है। ठीक बच्चों, ये रिजल्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां पर हम इस चीज को लिख देते हैं बच्चों, यहां पर ध्यान दीजिएगा। यहां पर यम बराबर आई अपान ओ बराबर माइनस वी अपान यू, यह सूत्र अवतल तथा उत्तल दोनों दर्पण के लिए मान्य है। ये बात आप ध्यान दीजिएगा, ये फार्मूला दोनों दर्पणों के लिए क्या है भाई, मान्य। अब अगली बात यहां पर ध्यान दीजिए, अगली बात, यदि बच्चों प्रतिबिंब आपके पास वास्तविक है, प्रतिबिंब आपके पास कैसा है, वास्तविक, तब यम का जो मान होगा उसको हम ऋणात्मक में लेंगे। मैं जो बातें बता रहा हूं आप उसको नोट रखिए और अपने दिमाग में इसको बैठाइए। अगर प्रतिबिंब किसी दर्पण में वास्तविक बन रहा है तो यम का मान सदैव कैसा लेंगे, माइनस में लेंगे। ये बात ध्यान देना। यदि प्रतिबिंब वास्तविक है तब यम का मान ऋणात्मक लेंगे। और वास्तविक प्रतिबिंब बच्चे कैसा बनता है, उल्टा बनता है। दूसरी बात ध्यान देनी है, यदि प्रतिबिंब कैसा है बच्चों, आभासी, आभासी है, तब यम का मान धनात्मक लेंगे। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, वास्तविक है तो माइनस का यम, और अगर आभासी है तो प्लस का क्या होगा, यम होगा। ये दो बातें आप ध्यान दीजिएगा। जब हम आपको आंकिक प्रश्न कराएंगे तो वहां पर ये चीजें आपको बहुत बेहतर ढंग से समझ में आएंगी। और ये बात आप याद रखिएगा, प्रतिबिंब अगर वास्तविक तो यम का मान माइनस में लेंगे, प्रतिबिंब अगर आभासी तो यम का मान क्या लेंगे, पॉजिटिव। तीसरी आपको नोट पॉइंट में ये बातें ध्यान देनी, बहुत इंपॉर्टेंट बात। नोट पॉइंट में क्या ध्यान देना है, नोट पॉइंट में बच्चों आपको यहां पर यह ध्यान देना है कि अगर हमारे पास आवर्धन दिया गया होगा किसी क्वेश्चन में तो उसकी हम पहचान कैसे करेंगे बच्चों, ध्यान देना। तो क्वेश्चन में आपसे गुने शब्द का उपयोग किया होगा, ध्यान देना। अगर आपसे बोल दिया जाए किसी क्वेश्चन में किसी वस्तु का प्रतिबिंब 5 गुना बड़ा बन रहा है, तो गुना शब्द आया, तो अगर गुना शब्द आया तो इससे हमें पहचान हो गई कि हमको आवर्धन दे रखा है। अगर बोल दे किसी वस्तु का प्रतिबिंब 1/2 गुना बना, 1/2 गुना बन रहा है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब 1/2 गुना बड़ा बन रहा है, तो 1/2 दिया है और गुना में लगा है बगल में, तो गुने से हमको पता चल गया, यानी क्या दे रखा है, आवर्धन। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, इस बात को लिख देते हैं। आंकिक प्रश्न में यदि गुना शब्द दिया है तब वह हमें आवर्धन बता रहा है। क्या बता रहा है, आवर्धन बता रहा है। तो आपसे बोलेगा इतने गुना बड़ा बन रहा है या इतने गुना छोटा बन रहा है, तो गुना शब्द हमें क्या बताएगा बच्चों, आवर्धन को बताएगा। ये बातें आप ध्यान दोगे, ठीक है। चलो
अब कुछ और हम इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चों हम आपसे कहें मॉड ऑफ यम, ध्यान दीजिए, मॉड ऑफ यम का मतलब है यम का मान प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, पर जब हम इसको मॉड के अंदर रख देते हैं तो यम की वैल्यू सदैव क्या हो जाती है, पॉजिटिव। बात को ध्यान देना, कक्षा 6-7 की क्लास में आप ये चीज पढ़े होंगे कि जब किसी भी चीज को निगेटिव हो या पॉजिटिव, जब उसको हम मॉड के अंदर रख देते हैं तो वो वैल्यू क्या हो जाती है, पॉजिटिव। जैसे हम आपसे कह दें कि ये -2 है, इस -2 को हम मॉड के अंदर रख दिए तो ये बन क्या गया, +2। क्या बन गया, +2। अगर हमारे पास 3 है, इसको मॉड लगा देंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये +3 ही रहेगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि माइनस हो जाएगा। तो माइनस की चीजों को जब हम मॉड के अंदर रखते हैं तो वो क्या बन जाती है, पॉजिटिव बन जाती है। बस इतना आपको ध्यान देना है। ध्यान दो बच्चों, तो जब मॉड ऑफ यम बराबर होगा किसके, 1 के, किसके बराबर होगा, 1 के, यानी यम का मान 1 के बराबर होगा, तब प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के क्या होगा, बराबर। ध्यान दीजिएगा, तब 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 प्रतिबिंब का आकार आकार बराबर होगा किसके बच्चों, वस्तु के आकार के। वस्तु के आकार के। मॉड ऑफ यम 1 के बराबर होगा, यानी आवर्धन 1 दिया होगा या 1 आएगा, तो इसका मतलब प्रतिबिंब का आकार किसके बराबर है, वस्तु के आकार के। ये पहली पॉइंट आपको ध्यान देना है। दूसरी बात आपको यहां पर ध्यान देना है कि यदि मॉड ऑफ यम बड़ा होगा किससे बच्चों, 1 से, यम का मान यानी आवर्धन का मान 1 से बड़ा है, तब प्रतिबिंब का आकार बड़ा होगा किससे, वस्तु के आकार से। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, तब तब प्रतिबिंब का आकार प्रतिबिंब का आकार बड़ा होगा, यहां पे लिख देते हैं बड़ा होगा, बड़ा होगा वस्तु के आकार से। ठीक, जब मॉड ऑफ यम बड़ा होगा किससे, 1 से। तीसरी बात आपको ध्यान देनी है कि यदि मॉड ऑफ यम छोटा हो जाए किससे, 1 से, 1 से क्या हो जाए, छोटा, तब बच्चों जो प्रतिबिंब बनेगा हमारे पास उसका आकार वस्तु के आकार से कैसा होगा, छोटा होगा। तो यहां पे लिखिएगा, तब प्रतिबिंब का आकार छोटा होगा वस्तु के आकार से, वस्तु के आकार। आई होप कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो मॉड ऑफ यम बराबर 1, दोनों का आकार बराबर होगा, वस्तु और प्रतिबिंब दोनों का। अगर मॉड ऑफ यम बड़ा होगा 1 से तो प्रतिबिंब का आकार बड़ा होगा, मॉड ऑफ यम छोटा होगा 1 से तो किसका आकार बड़ा होगा बच्चों, वस्तु का आकार, और प्रतिबिंब का आकार क्या हो जाएगा, छोटा। तो आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो ये जितने मैंने यहाँ पर इस स्लाइड पर आपको पॉइंट बताए हैं, ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है, जिनको आप याद रखोगे। ठीक भाई, तो आज के लिए बच्चों यहीं तक। तो आज हमने आपको आवर्धन बहुत अच्छे से समझाया। आवर्धन ध्यान देना बच्चों, आवर्धन कई टाइप के होते हैं, पर आपके सिलेबस में कौन सा आवर्धन था, रेखीय आवर्धन। तो हमने रेखीय आवर्धन को देखा, उसके मैंने फार्मूलों को ज्ञात किया डेरिवेशन करके, आई ओ यू वी में क्या निकाला, रिलेशन, और यहाँ पे कुछ मैंने आवर्धन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाए हैं जो आपको सवाल में क्या करेंगे, मदद करेंगे। तो बच्चों जब हम प्रैक्टिस करेंगे सवालों की तो वहां पर इन सारी चीजों का यूज करेंगे और बहुत बेहतर ढंग से आपको समझ में आएगा। तो आई होप कि यहां तक आपको सारी बातें बच्चों क्लियर होंगी। अगर एक बार में आपको ये वीडियो नहीं समझ में आता तो दोबारा आप लेक्चर को देख सकते हो। ठीक बच्चों, तो चलिए आपसे मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।